चलिए हम लोग कर रहे हैं PYQ 2021 के फर्स्ट पेपर। सारी यूनिट कवर है इसमें, तो सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, आंसर आंसर को क्लिक मत करिएगा, थोड़ा सा नीचे। यहाँ ऊपर के क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बैक के हैं, उसको करने से अभी कोई मतलब नहीं है, टाइम जाएगा। 6 नंबर से ले रहे हैं। तो अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया पर होता है? मतलब ये कौन सी अवस्था है, बताइए। अध्यापन के ये किस ऑप्शन स्तर में? अंडरस्टैंडिंग स्मृति लेवल। सर, नहीं, स्मृति। अंडरस्टैंडिंग होगा। इसका राइट ऑप्शन तो ए है, इस प्रति स्तर। क्योंकि क्या होता है कि इसमें रटने की प्रवृत्ति होती है, जो सोचे समझने की शक्ति नहीं होती है ना। जो पहला वाला स्तर जो रहता है अध्यापन में, तो वो उस बारे में बात कर रहा है यहाँ पे कि ग्राह्य करने मतलब ग्रहण करना है और उसको फिर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कैसे करना है। आपने रट लिया और फिर उसको स्मरण शक्ति में रखा और फिर उसको आपने प्रेजेंट किया। इसका राइट वाला आंसर आएगा 1। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। आगे करिए रुचि जी। दी साथ में बाकी ऑप्शन भी लीजिए ना। उसके आगे के भी। हाँ, तो वो स्तर तो ये सभी को पता है ना, ये वाले किस प्रति स्तर होता है, अवरोध स्तर होता है, मनन स्तर होता है, साहित्य विकास स्तर, है ना। वो तो सभी को सामने दिख रहा है ना, दिख ही रहा है सामने। फिर यहाँ पे आया है कि निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुच्छेद की क्षमताएं हैं और उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे दिया हुआ आत्म क्षमता, सेकंड दिया नियोजन, थर्ड दिया नियंत्रण की संग स्थिति, चौथा ऑप्शन दिया संप्रेषण और पांचवे में दिया है नमनीयता। सोचिए क्या बोल रहा है वो। ये फुट में होगा शायद क्या आंसर, नहीं एक। हाँ, फुट में दो को चूज करना है। दो आप लेंगे, कौन कौन से लेंगे? अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया, उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुच्छेद की क्षमताएं व्यवहार में कार्यान्वित किया जाता है जिसको। तो आत्म क्षमता तो नहीं आएगा, ए ऑप्शन तो गया। नियंत्रण की स्थिति भी मेरे को नहीं लगता कि सी ऑप्शन आए। डी नियोजन ठीक है। संप्रेषण, इसके ऑप्शन दिखाइए थोड़ा सा, किसके साथ में क्या क्या दिया हुआ है। यदि बी के साथ में कुछ और दिया, इधर साइड में दीजिए, इस साइड में चेंज करिए। यही है लेफ्ट साइड में, 8 से ऊपर आंसर हाँ है। हाँ, डी नंबर होंगे, डी नंबर, बी और डी। बी और डी, डी, है ना। हाँ, क्योंकि बी में देखो, नियोजन है और हाँ डी में नियोजन है और नमनीयता, संप्रेषण भी नहीं आ सकता ना। ये संप्रेषण है। दो। हाँ, संप्रेषण। नियोजन संप्रेषण, इसके बारे में कुछ दिया है क्या समझाने के लिए, कुछ बताया है क्या? नहीं बताया। हाँ देखो, पढ़ लेते थोड़ा सा क्या बोल रहा है ये। कि व्यवहारिक योग्यता किसी भी व्यवहार विशेषताओं जैसे व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल। सेट जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। और उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। नियोजन एवं संप्रेषण व्यवहारिक योग्यता डीमेन के भाग हैं। Okay. फिर आ जाते हैं हम 8 नंबर का क्वेश्चन, मिलान करने के लिए सूची बोला गया है। शिक्षण की विधियां बोला गया है और
आमने सेकंड है आमने सामने की अंतर क्रियाएं विधि। थर्ड है मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि। फोर्थ है शिक्षण के वैयक्तिक विधि और पांचवा दिया शिक्षण के ऑनलाइन विधि। अब इसमें दिया हुआ है आपको सूची 2 में प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। सेकंड ऑप्शन है श्रम और मूक का प्रयोग, अभिक्रियान्वित अनुदेशात्मक पैकेज। फोर्थ है मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री और 5 है चर्चा के साथ साथ विमर्श विमर्श करना। थर्ड ऑप्शन होगा। 8 नंबर का थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है ये कि ए का फोर्थ है ना। शिक्षण की विधियां कौन सी जिसमें हम परिचर्चा के साथ में विमर्श फेस टू विमर्श फेस प्रश्न सब लोग करते जब हैं, करते हैं, फेस टू परिचर्चा फेस करते, की बात रिफ्लेक्टिव करते हैं, क्वेश्चन हाँ करते हैं परिचर्चा ना का। जब। हाँ वो चीज। सेकंड में बोल रहा है कि मुक्त और दूरस्थ अधिगम विधि जो भी है वो कहाँ पे होगी, तो उसका बी का थर्ड बोल रहा है ना। ओपन है ना, अनुदेशात्मक ओपन पैकेज एंड है, डिस्टेंस हाँ ओपन लर्निंग। पैकेज, हाँ ओपन। फिर शिक्षण की वैयक्तिक विधि, उसका सी का बोल रहा है सेकंड, श्रम और बुक का प्रयोग जो वैयक्तिक विधियों में। नहीं, हाँ ठीक है ना, ये वाला अनुदेशात्मक सेकंड ये वाला आएगा ना, अनुदेशात्मक पैकेज। और ये वाला लास्ट वाला बोल रहा है डी का 1, शिक्षण के ऑनलाइन विधि जो है वो प्रभावशाली बढ़ाने की, जैसे विषम और का प्रयोग जो किया जाता है वो चीज ऑनलाइन विधि जो भी है। तो ए का फोर्थ आ गया, बी का थर्ड आ गया, सी का सेकंड आ गया और डी का फर्स्ट आ गया। आगे करिए। ये चेंज करने में ही थोड़ी सी दिक्कत जाती है इसमें, नॉर्मल। सी ऑप्शन है, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, राइट साइड हाँ देख लीजिए। राइट साइड में, हाँ आमने सामने के अंतर क्रिया विधि परिचर्चा के साथ साथ विमर्श करना, विचार विमर्श करना वाली स्थिति आ जाती है। मुक्त और दूरस्थ अधिगम विधि जो है मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री है। शिक्षण की वैयक्तिक विधि कौन सी, अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज है। और शिक्षण की ऑनलाइन विधि में प्रभावशाली बढ़ाने की तकनीक है। ये वाला ना सभी लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें से भी कोई दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, तो हमें आंसर तो भी पता रहेगा, तो नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आ जाता है 9 नंबर पे। इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन है कि देख के शौक वो लग लग रहा रहा है हाँ हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों को कथन बोल रहा है ना वो, कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता को अपनी सीमा का आलंकन करने की दृष्टिगत तैयार किया जाता है। सेकंड बोल रहा है वो वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और परिप्रेक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो आंसर दोनों इसका तो सही है। यही बता रहा है कि हाँ दोनों चीज राइट हैं। क्यों राइट है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई इस बहुत डीपली दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आलंकन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दोनों परीक्षण छात्रों के संज्ञानात्मक एवं अवरोध स्तर का ज्ञान कराते हैं, राइट। यह परीक्षण मानवीकृत तथा अमानवीकृत दोनों प्रकार का होता है, मतलब इसको मानवीकृत भी कर सकते हैं, अमानवीकृत भी, राइट। वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और परिप्रेक्ष्य व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण का माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयुक्त आलंकन करने में सक्षम है, राइट। तो इन्हें बता दिया ब्लॉक टेस्ट होता है, टीएटी, टीएटी एक टेस्ट होता है, एसएटी जो उठाता है, व्यक्ति परीक्षण आज के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए, इसलिए ये दोनों राइट बोला गया है। यहाँ देखो 10 नंबर पे दे रहा है फिर से कथन राइट और रॉन्ग पे। तो क्या पूछ रहा है वो कि शिक्षण में आधुनिक और आईटीसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को निर्दिष्ट बनाता है। सेकंड आर बोलता है कि किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए।
वो तार करेक्ट ही लग रहा है ना। और उसकी व्याख्या भी है। सही लग रही है, क्योंकि वो हम्म। जिस हिसाब से उसकी सहायता करता है तो उसी के हिसाब से वो क्योंकि उस आधुनिक न्याय प्रणाली को सूची दिया। की सहायता से प्रणाली का निहित प्रयोजन हम्म। अधिगम परिणामों का स्तंभ बनाता, सही है। और दूसरा भी कि सही है। सुधार के लिए संयुक्त किया जाना चाहिए कोई भी सहायता के लिए किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को। राइट। तो इसका ए आंसर राइट होना चाहिए, क्योंकि व्याख्या भी सही बोल रहा है। और ये ऑप्शन जो है ना, इसको भी पढ़ ली, क्योंकि कई बार ना वो ऊपर नीचे कर लेता है और हमको तो ऐसा लगता है कि ए वाला ही सही है, तो हम बिना देखे ए में टिक कर देते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही बोले। कई बार देखो कथन पे ही देता है पहला वाला, व्याख्या वाला सेकंड दे देता है, लेकिन यहाँ व्याख्या वाला ए पे दिया है कि दोनों की व्याख्या, आज जो व्याख्या है वो सत्य है कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। फिर आ जाते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है ये देखिए, इस विधियों के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा सा नीचे करिए ना, थोड़ा सा नीचे और नीचे। हाँ, परिकल्पना के बारे में क्वेश्चन है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, तो शोध की निम्नलिखित की कौन सी विधि का इसका सरोकार है इस चीज से। तो ये वाला क्या बोल रहा है कि उसमें ऑप्शन दिया है, विवरणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि और व्याख्यात्मक विधि जो एक रहती है वो चीज। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए या बी हो सकता है, बी और सी हो सकता है, सी और डी हो सकता है, या डी और ई हो सकता है। परिकल्पना प्रयोगात्मक विधि में यूज की जाती है, राइट। और कार्योत्तर विधि में बी और सी राइट होना चाहिए। बी जो और सी। हाइपोथेसिस है वही ना, परिकल्पना के लिए तो वही हुआ हाँ, ना। परिकल्पना। हाँ, तो तो परीक्षा जैसे मैंने बनाया उसके ऊपर परिकल्पना जो हम लोग प्रयोगात्मक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी करेंगे। तो हम लोग हाँ, को बार होगा। बार उसका प्रयोग और करेंगे परीक्षण को, क्योंकि रीपरीक्षण भी किया जाता है ना परिकल्पना को। जब हम सामान्यीकरण करते हैं उससे जस्ट एक पहले की प्रक्रिया है कि आप परीक्षण करके फिर से देखें कि आपने जो परिकल्पना बनाई थी वो आपकी शर्त से हो रही कि नहीं हो रही है जी ना। जी। तो उसके बाद ही एक्स आप उसको पोस्ट फैक्टो सामान्यीकरण की मेथड ओर ले भी आते है। हैं। हाँ, हाँ। मेथड में। फिर जो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें भी क्या है, कार्योत्तर विधि जिसको बोला जाता है कि घटना कैसे घटित हुई, उसके उपरांत उसको फिर से परीक्षण करके वो जो चीज है उसको देखते हैं कि उसमें क्या कारण, उसने क्या छोड़ दिया उस शोध में, है ना। तो उसका भी यूज उसमें किया जाता है। तो इसका प्रयोगात्मक विधि और कार्योत्तर विधि दोनों में बी और सी राइट आंसर आएंगे। इसका जो ये दिया हुआ ना आंसर का, ये तो ये शॉर्ट नोट में आप लोग कहीं कहीं नोट करते जाइए, क्योंकि ना ये वाले से ही क्वेश्चन कई वाले हमारे दूसरे क्वेश्चन बन जाते हैं। 13 वाला में क्या दे रहा है, सूची 1 और सूची 2। शोध के चरण पूछ रहा है, समस्या सूचीकरण पूछ रहा है, परिकल्पना का निर्माण पूछ रहा है, और ये मेरे ख्याल से पूरा दिया क्या, आगे और है। परिचयन प्रक्रिया का चयन, आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का आंकड़ों से मिला लो। फोर्थ का 1। ऑप्शन कहाँ है इसके, ऑप्शन कहाँ है इसके, ऑप्शन। ऑप्शन दिखाऊंगी तो फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, एक उस कोना में है, दूसरे पेज में, अलग अलग पेज में है। अच्छा, ये बात भी है। चलिए मिलाइए, एक मत सबसे पहली पहले पढ़िए पेज हम में है। लोग इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना, प्रॉब्लम का है ना, प्रॉब्लम हाँ, फॉर मल्टी। इसके चरण पूछ रहे हैं कि समस्या का जो शोध का चरण उसका है आंसर उसके देख हिसाब लीजिए, से। इसको जो मिलाया गया है ना उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो देखो, जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना, ये शोध के चरण में पहला वाला आएगा, है ना। फिर परिकल्पना का निर्माण कब करते हैं, हम जब दो छोरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, है ना। उसके बाद में प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन जो रहता है, तो वो हम बेहतर सेट इकाइयों में उसको जैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमने चूज करें वो। फिर आंकड़ों का विश्लेषण लास्ट में करते हैं, तो आंकड़ों की सारणी वगैरह, ग्राफिक वगैरह जो प्रस्तुतिकरण है वो सारी चीजें इसमें दी जाती है फिर। तो ये समस्या के चरण पे तो कई बार क्वेश्चन बनता है, और इसका सीक्वेंस पे भी आता है मिलाने के लिए, आता ही है ये अभी भी। नहीं तो 21 का क्वेश्चन है, लेकिन आज भी
25 में भी 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन। फिर आ जाता है राइट एंड रॉन्ग पे कि एक शोध संबंधी शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भ के स्वरूप और शैली के बीच में कोई अंतर नहीं होता है ना। सेकंड बोल रहा है कि शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए क्या अनिवार्य है। कथन 2 तो सही है दी। दोनों असत्य हैं। टेस्ट वाला नहीं सही है। दोनों असत्य हैं। एक शोध प्रबंध और शोध पत्रों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। दोनों गलत। फिर उसका नैतिकता और उसके अनुपालन से भी कोई संबंध नहीं होता है क्या, मतलब वो भी तो पूछ रहा है, इस तरह दिया होगा उससे स्पष्टीकरण। डी ये देखिए ऑप्शन दिया है। डी ऑप्शन ना, डी ऑप्शन में क्या बोला डी है? डी 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 है। दिया ना डी का। पहला कथन असत्य लेकिन दूसरा सत्य है ना। डी ऑप्शन बोले ना। हाँ हाँ उसका पहला डी था। हाँ, पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। फिर यही वाला क्वेश्चन है क्या इसके बाद में, भारतीय प्रेस परिषद 17 वाला। 17 सेवन 17 कि समाचार पत्र का प्रतीक लोगों से है। द स्टेटमैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्यूलेंट, द हिंदू। बी ऑप्शन आना चाहिए इसका तो, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र का लोगो लेफ्ट फ्रंट के मूल रूप से द बॉम्बे टाइम्स और जनरल कॉमर्स कहलाता। इस पेपर की स्थापना 1838 में भारत के ब्रिटिश निवासियों की सेवा के लिए किया गया था और यह साप्ताहिक रूप से 2 बार प्रकाशित हुआ था। 51 में इसे बनाया गया और 61 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया रख दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन कहाँ पर, इसको कोर्स में कहाँ इसको पढ़े कभी आप लोगों ने कुछ, नॉलेज के हिसाब से है शायद ये वाला। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन होगा। कम्युनिकेशन में भी, कम्युनिकेशन लेकिन में इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी है कि जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता पॉल रॉजर्सफील्ड किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतन व शोधकर्ता साबित हुए हैं। बोलिए। सामाजिक विज्ञान विधियों के कौशल से प्रशिक्षण देने के लिए, अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए, या फिर यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। 2 ऑप्शन चूज करना है। तो ये पहला ऑप्शन जो है सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करना, ए राइट होगा। और मेरे ख्याल से उसके बाद में उच्च स्तरीय विधिवता कौशल के साथ प्रशिक्षण देना, ए और बी राइट। आप लोग बताइए। डी का तो मेरे को लगता है डी तो होगा, या धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। और कोई पता है, फिर आंसर देखूं। मेरे ख्याल से ए और बी राइट है। डी एंड ए और बी। ए बी बता तो रहे भी हम। देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान की क्षमता खोज करने के लिए की उन्होंने। फिर ये अमेरिका शिक्षा शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी आएंगे ना, वो मीडिया में भी कैसे आएंगे वो करके। फिर उच्च स्तर पे मैंने डी विधिवता बोला मतलब ना, उसका डी वाला कौशल हाँ। करना। डी वाला नहीं, नहीं ए और बी राइट है इसका। जनसंचार। ओके। ये इनका नाम याद रख लीजिए, हो सकता फिर से क्वेश्चन आ जाए तो। इन्होंने सामाजिक विज्ञान विधियों के बारे में बात की और उच्च स्तर में कौशल बढ़ाने की बात की। जो आंसर में दिया वही दिया होगा। सूची का मिलान। नेक्स्ट। 21 20 आगे करिए। इधर दिया है क्या?
हम्म, ये देखिए संप्रेषण वाली बात आ गई है। अब संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित कीजिए। शोरगुल, अदृश्यता, पूर्वाग्रह, अरुचि और ध्यान का ना होना। आंसर में कितने होंगे? कोट में बताइए। कितना है, एक कितना दिया हुआ है? तीन लेना है। ये तो है। और रुचि हो जाए, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और संप्रेषण में प्रीजस्टिव पूर्वाग्रह भी हो तो होता जाएगा, है। ए बी डी। पूर्वाग्रह अरुचि भी होगा। सी डी भी और होगा, ध्यान प्रीजस्टिव का, भी होगा, हाँ, ई है, ध्यान ई का है। ना होना है ना। पूर्वाग्रह, अरुचि और ध्यान का ना होना, सी, डी हम्म और ई। क्योंकि मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पूछ रहा है ना वो। हम्म। ये शोरगुल तो वो अलग उसमें आ जाता है, आदर्शता भी अलग मान उसमें आ जाता है। देखिए आंसर। सी। हाँ, सी ऑप्शन, पूर्वाग्रह, अरुचि और ध्यान का ना होना, सी, डी और ई। 21। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भाई। चलो ठीक है, इसको भी करते हैं। देखो इसे भी बहुत वो है, सिंपल है, मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। हाँ। ये मैथ का है। हाँ, सिंपल ही है, उसको गुणा कर देना उसी से, और उसके मल्टीप्लाई करते हुए फिर बाद में कितनी इसमें है फिर उसमें भाग दे के उसका आंसर निकाले, आगे बढ़ा दीजिए। सिंपल है। मैथ से मत लीजिए, ये यहाँ से लीजिए। 26 से 26। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्राण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता पर आधारित है? अर्थापत्ति, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि। बताइए। उपमान हो देखिए जाएगा ना, आंसर, उपमान। उपमान आना चाहिए है ना। उपमान हो भारतीय जाएगा, दर्शन तुलना करना। प्रमाण उपमान को मानता है। राइट। देखिए, किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान किस प्रमाण से होता है, वह उपमान है। जैसे कि वो नीलगाय वाला उदाहरण हर जगह दिया जाता है कि आपने नीलगाय के बारे में सुना किसी से, और जब आपने उसको देखा जंगल में तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये नीलगाय है ना। जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान, नीचे करिए नीचे करिए, अनुमान के मामले में चरणों का सही क्रम लगाना। पहला है विचार से विषय से उदाहरण की समानता, प्रयोज्यता का कथन या उपनयन जैसे। सेकंड है कारणों का कथन यानी हेतु। सी है अभिधारणा की सिद्धि के रूप में पुष्टि यानी निगमन। और फोर्थ है अभिधारणा का कथन मतलब प्रतिज्ञा। फिर आता है निहित नियम का उदाहरण देना, जैसे उदाहरण तो आप सबको पता, उपनयन, हेतु, नियमन, प्रतिज्ञा और उदाहरण। इसको सीक्वेंस में लगा दीजिए। कैसे करेंगे? पहले क्या आएगा? पहले प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। होगा, फिर पहले हेतु होगा, फिर उदाहरण होगा, फिर फिर उपनय होगा, फिर निगमन होगा। मीरा। पहले तो आप हाँ प्रतिज्ञा करोगे ना, फिर उसके बाद हेतु हाँ आएगा ना, हाँ, हाँ प्रतिज्ञा के है ना। बाद ही बोल रहे, पहले प्रतिज्ञा, है ना, फिर हाँ, हेतु, प्रतिज्ञा, फिर उदाहरण, हेतु, फिर उदाहरण, है ना। उपनय, उसके बाद में फिर नहीं उपनयन, नियम। और लास्ट में आ जाएगा आपका निगमन। निगमन। राइट ना सभी को? देखिए इसका आंसर। अच्छा, ये इसमें कंफ्यूजन होगा ना, इसमें अनुमान का सीक्वेंस लगाना है। अनुमान का सीक्वेंस लगाइएगा, हाँ। आगमन विधि का सीक्वेंस मत लगाइएगा। आगमन का वो जो पूछ रहा सीक्वेंस है ना अलग वो, है। उसका अलग आता है। आगमन का हाँ, अलग है। उसमें पहले उदाहरण हो जाएगा, उल्टा। हाँ, पहले उदाहरण, उसको उल्टा उपनयन, देते हैं फिर। हाँ, अनुमान, अभ्यास, फिर निष्कर्ष। कहाँ चलना है भाई? किधर है? कौन से क्वेश्चन पे? समझ में नहीं आ रहा मुझे। 30 पे आ गए ये तो। 28 बताइए ना। 28 इधर आएगा क्या? 28, 28, ये बोल रहा है मूल भारतीय दर्शन शास्त्र की कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है? क्या न्याय मानता है, वैदिक मानता है, या बौद्ध और मीमांसा, या चारवाक?
आपको तीन दो या चूज करना है, बताइए। भारतीय दर्शन शास्त्र, जी न्याय तो हो आएगा ही जाएगा ये आएगा, तो। वैश्विक वैश्विक न्याय। तो आएगा ही आएगा, नहीं वैश्विक आएगा, न्याय नहीं आएगा। वैश्विक सॉरी, हाँ और हाँ, नहीं नहीं, बौद्ध, एक हो जाएगा वैशेषिक और एक हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध, बी और सी। पहला वाला ऑप्शन सही आएगा क्या? देखो, मूल भारतीय दर्शन के वैश्विक तथा बौद्ध को ही मानते हैं ना, प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानते हैं। आप्त पुरुष द्वारा दिए गए उपदेशों को शब्द प्रमाण या आप्त वचन कहते हैं। आप्त पुरुष का लक्षण यह बताता है कि साक्षात धर्मों को जैसा देखा सुना और ठीक वैसा ही वैसा कहने वाला वही प्राप्त है। मतलब चाहे जो कुछ भी आपने है वो सब चीज को वैसे की वैसे बताइए, चाहे वह आर्य हो या मलेशिया। यानी दो प्रकार का होता है, दृष्टांत आदृष्टांत। देखी और सुनी बातें दोनों चीज इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर आ जाता है 29 पे कि मूल भारतीय तर्क शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम तार्किक क्रम के संगत भी होता है। यह सेकंड बोल रहा है वो, तार्किक संरचना यह नहीं बताती है कि हमें किस प्रकार से अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि वस्तुतः यह बताती है कि हम कैसा अनुमान लगाएं। मूल भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक तर्क बताना है। दोनों सत्य लग रहे हैं मुझे तो। आइए इधर नीचे करिए, ऊपर ऊपर से। दोनों सत्य लग रहा है ना? आंसर बताइए। ये देखिए, इसका डेफिनेटली पढ़ लेते हैं अपन क्या बोल रहा है। नहीं दिया कुछ, ये दिया ना कि मूल भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार ये सभी मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन ऐसे भारतीय, है ना कि शेयर करने में नहीं, एक बेटे शांत है, नहीं हो रहा है। सभी हाँ का बहुत मतलब दो परेशान पेज में करता है, है। आधा इस पेज में है आधा उस पेज में है। होता और यह सभी तार्किक क्रम का पालन करता। तार्किक संरचना यह नहीं बताती कि हमें किस प्रकार से अनुमान लगाना चाहिए। राम मनोहर जी, आपका माइक म्यूट करो। अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि वस्तुतः यह बताती कि हम कैसे अनुमान लगाते हैं। पर नहीं दे दादा रहा आपका माइक ऑन है। है। सारी बात सुनाई पड़ रही है राम मनोहर जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ूं क्या मैं? सत्य है दोनों कथन 1 और 2। मूल भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम तार्किक क्रम के संगत भी होता है और यह सदैव तार्किक क्रम का पालन करता है। तार्किक संरचना यह नहीं बताती कि हमें किस प्रकार का अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि वस्तुतः वह यह कहती है कि हम कैसा अनुमान लगाएं। ठीक है, ये तो दिक्कत ही कर रहा है, इधर से इधर इधर से इधर जाओ। अब कहाँ गया क्वेश्चन भाई? 30 कहाँ गया? 30 नीचे ही होगा, नीचे ही 31 होगा कर नीचे। लीजिए ना, राइट साइड में है। वैसे ही कर लें, चलो ठीक, जो दिखता 30 है वही लेफ्ट करते में है, जाते हैं। 30 लेफ्ट में है एक और 31 फोर्थ, एक आईटी कंपनी ने हाल ही में एक नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया। सुनिएगा भाई, आईटी कंपनी ने एक नए मॉडल का लैपटॉप का निर्माण किया जिसमें कम विद्युत की खपत होती है, जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में भी कम है। ये जब हमने आईटीसीटी पढ़े थे ना, आईसीटी, तो उसमें ये वाली चीज भी पढ़े थे। बताइए कौन सा है वो? फास्टर रैम है, ब्लू रे ड्राइव है, सॉल्ट स्टेट हार्ड ड्राइव है, या एलसीडी टेक्नोलॉजी है? मेरे ख्याल से सी ऑप्शन, सॉल्ट सही स्टेट लग रहा है हार्ड सॉरी। ड्राइव। सी लग रहा है ना? ये देखिए क्या करता है, ये स्टोरेज करता है, डाटा को लगाता है स्टोर करने के लिए। इंटीग्रेटेड यानी वीडियो का उपयोग करता है, आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। कंप्यूटर स्टोरेज के पदार्थों से सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में भी ये कार्य करता है। तो देखिए इसके फंक्शन क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। मैम इसमें कौन सा होगा? इसका सी ऑप्शन है,
सॉल्ट स्टेट हार्ड ड्राइव। सी ऑप्शन है। ये ऐसी चीजें ना नोट करके रखिए, क्योंकि ये सब चीजें ना हमको मिलती नहीं है और ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं पे भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं। ये पहाड़ी पे धुआं है, ये भी देखने दो ना, तर्कशास्त्र का ही है ना ये। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। देखो, तर्क के चरण कौन कौन से होते हैं, है ना, और तर्क वाक्य कौन कौन से देखते हैं। अभिधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टि, सेकंड है कारण का कथन, तीसरा है निहित नियम का उदाहरण देना, और चौथा है स्थापित की जाने वाली अवधारणा का कथन। तो क्या बोल रहा है वो कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर। सेकंड बोल रहा है पहाड़ी पर आग है, थर्ड बोल रहा है इसलिए पहाड़ी पर आग है, और फोर्थ क्योंकि वहां पे धुआं है, कारण भी बता दिया उसने। देखिए पहले अभी प्रमाणित करने के लिए जब भी हम लोग बोलेंगे ना, तो फिर वहां पे तो इसलिए वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए वाला हो कारण जब जाएगा भी from बताएंगे तो वाला। क्योंकि कारण बताएंगे, क्योंकि वहां धुआं है, कारण का कथन हो जाएगा। और निहित इसके नियम ना का ऑप्शन, उदाहरण तो ये देंगे, जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे रसोई घर, एग्जाम्पल सी ऑप्शन का हो जाएगा। ए और का स्थापित थर्ड की जाने आएगा। वाली। हाँ, हाँ बी का फोर्थ आ जाएगा, ए का थर्ड है। हाँ ए का हाँ थर्ड, हाँ, ये का थर्ड ही ए है। का थर्ड आएगा। ए का हम्म, थर्ड कहाँ गया आप? ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। यानी पहाड़ी पर जैसे बोलते हैं ना आग है, वो है। उदाहरण में धुआं बोल देगा वो। और अभिधारणा जो है कि इसलिए पहाड़ी पर आग है, जब वो आपको कारण पूरा स्पष्ट बता देता है। ये देखिए इसका उत्तर, अभिधारणा प्रमाणित कर रहा है इसलिए पहाड़ी पर आग है ना। पुष्टि करेंगे तो इसलिए वाला पहले आ जाएगा। कथन का कारण का कथन देखेंगे क्योंकि वहां पर धुआं है। नियमित नियम का उदाहरण जब देंगे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर एक उदाहरण दिया जा रहा है। और स्थापित कीजिए वाली अभिधारणा कथन है कि पहाड़ी पर आगे, मतलब आपने वहां पर डिस्कस निकाल दिया इसलिए पहाड़ी पर आ गए। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सबको बन जाएगा ना, इतना वो नहीं है, ये वाली चीजें तो इतनी समझ सभी को पता ही है, आ जाएगा। 31 देखते हैं, ये वाला देख चुके हैं हम 31। फिर यहाँ से 32। हाँ, इसको ऊपर करिए, नीचे आ जाइए। ऊपर ऊपर, इसके बाद वाला। ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले लग रहा है, इधर से इधर सरका। कहाँ है क्वेश्चन भाई, आंसर दिख रहा है, ये देखिए कारण है सर। प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए। आर बोल रहा दो है कि तार का मनुष्य और सही कंप्यूटर होगा, दोनों होगा, दोनों सही होगा। सीधे तौर पर आयाम से संवाद नहीं कर सकते, है ना। कंप्यूटर सिस्टम में आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए, राइट। कंप्यूटर और मनुष्य सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते। मशीनी नहीं लैंग्वेज कर कोड सकते, लैंग्वेज में चेंज कर सकते मान हैं ना लीजिए पहले। कोडिंग, हाँ कोडिंग हाँ रहती ना, हाँ, तो वो तो सही दोनों है, बोथ आ व्याख्या रहे भी हैं। सही बता रहा है वो। हाँ हाँ, हाँ, व्याख्या भी सही है। कि जैसे स्मार्टफोन हुआ, टैबलेट हुआ, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब कॉर्नर, मतलब कॉर्नेट नेटवर्क वाला जो भी संचालित करने वाली सब चीज इसी में से। ऑपरेटिंग सिस्टम कोडिंग भाषा जानने के लिए इसका आवश्यकता समाप्त करता है, ये सारी चीजें। और उसकी उपकरण जो आसान भाषा में इसको बनाने के लिए फिर सीधे तौर पर आप उसको बातचीत कर लेते हैं फिर। तो ये प्रयोजन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये स्थापित कर दिया। मैम ये फिर दूसरा आगे बढ़ते है हैं। तो गलत है ना? कौन सा? इसका ए ऑप्शन राइट कंप्यूटर है से ना इसका। नहीं, मनुष्य और नहीं नहीं कंप्यूटर सीधे तौर पे। ए राइट नहीं, है, देखो इसका लेफ्ट साइड राइट आंसर है। है। पहले क्या कोडिंग में बात होती थी ना, सिर्फ उसकी कोडिंग की भाषा समझता था वो। हाँ अभी उसमें और बहुत सारी चीजें डाल दी गई है ना, वो ये हाँ, बोल तो रहा ये है। बात सही है या गलत है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सही है, बोथ आर करेक्ट व्याख्या है। सही बता रहा है वो व्याख्या पढ़िए ना उसको, उसकी व्याख्या सही बता रहा है ना वो। फिर आ जा रहा है यहाँ से, कंप्यूटर के क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखिए ये वाला, मेगा ये वाला, सबसे बड़ी से बड़ी छोटी क्षमता ने सबसे बड़ी से फिर सबसे छोटी क्षमता क्रम में लगाना है। स्टोरेज कैसे क्षमता को सही क्रम पर चाहिए, 5000 मेगाबाइट, 5K बाइट, 1G बाइट और 2T बाइट। तो सबसे पहले क्या होता है,
तो बाइट्स में ही डी दिया पहले, हुआ है। 2, हाँ, टी पहले, 2 टेराबाइट। 1 GB पहले, सेकंड बी डी, डी सी, डी सी काय में है, कहीं है क्या डी सी? फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, उसके बाद में ए आ जाएगा, एम, 15,000 एम, लास्ट में बी, 5K। बताइए बताइए, क्या पहले पहले डी आएगा? आ जाएगा, 2T वाइट्स, हाँ, फिर ए आ जाएगा 15,000 एम वाइट्स, फिर उसके बाद सी आ जाएगा 1G वाइट्स, फिर 5K वाइट्स। फर्स्ट ऑप्शन। मैं फोर्थ लगा रही हूँ। ए वाला ऑप्शन सही है आपका, राइट। पहले 2, मैं बता तो सही रही थी लेकिन ऑप्शन ही गलत लगा रही थी, राइट बता तो रही थी कि डी पहले, कि ए पहले, सी पहले। हाँ, यही सी और डी में कंफ्यूजन हो गया। देखिए पहले 2 आएगा, 2T वाइट, फिर 1G वाइट, फिर 1500 M वाइट, और फिर 5K वाइट। फिर 34 पे आ जाते हैं हम, स्मार्टफोन के संबंध में जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई। ये वाला तो आंसर सभी को पता होगा क्योंकि ये सब चीजें हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी दोनों है और दोनों के कथन दिए गए हैं कि वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है क्या? सेकंड बोल रहा है वो वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र गति से कहाँ डाटा भेजा जा सकता है? बताइए, वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है क्या? ये तो गलत लग रहा है, फर्स्ट वाला, पहला वाला कथन गलत लग रहा है। हाँ, सेकंड राइट लग रहा है, वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से डाटा भेजा जा सकता है। बोलिए। दूसरा वाला सही लग रहा है, पहला गलत है। गलत मैम, सेकंड से। है ना, पहला गलत है, सेकंड राइट। चलिए 35 पे इसका आते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो डी डी ऑप्शन ऑप्शन में में देख क्या दिया लीजिए हुआ क्या है? है। डी ऑप्शन अच्छा, दिया है कि पहला पहला असत्य गलत है, है और दूसरा सत्य। आप लोग का सही दूसरा, था आंसर। है ना, पहला वाला। हम्म। पहला गलत और दूसरा सही, सही। हाँ पहला। अरे तो वो सिंपल ही हम्म। तो क्वेश्चन है, अपन लोग यूट्यूब और ये सब चीजें वाईफाई यूज करते हैं तो पता तो है ना कि उसमें कैसे आएगा। आज रुचि जी थक जाएंगी इधर से इधर करने में ही। 35 का आप कर लीजिए। वही तो बोल रही हूँ, आज रुचि जी थक जाएंगे। हाँ, चलिए कहाँ गया, 35 ले लेते, जो सामने आता ना उसी को ले लेते हैं हम। देखिए ये वाला भी सबको बनेगा। OCR क्या चीज है बताइए, है ना? OMR क्या चीज है, ईमेल क्या है, और इंटरनेट मैसेजिंग क्या है? तो टंकित या हस्तलिखित दस्तावेजों का स्कैन करने के लिए प्रयुक्त होता है। सेकंड ऑप्शन है बहुविकल्पी परीक्षा में अंक प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है, तो MR सीट होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका आंसर, तो टी का सेकंड। फिर थर्ड है कि असममित कम्युनिकेशन, और फोर्थ है कि समकालीन कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से ये ऐसा तो नहीं सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। सीक्वेंस में नहीं है, ओएमआर सीट का ये हाँ, है ना, ये विकल्पीय सीक्वेंस में ही परीक्षाओं है। में अंक प्रदान करने के सीक्वेंस सीक्वेंस लिए। में ही देखिए, है। एमआर सीट तो मुझे पता है कि ये परीक्षा वाला है, तो बी का तो बी होना ही हाँ, चाहिए, सेकंड का सेकंड ही और होना ईमेल चाहिए। का ईमेल भी, में और देखिए समकालीन कम्युनिकेशन आएगा आपका। कम्युनिकेशन। हाँ, हाँ, इंटरनेट वाला, ये वाला बी, सी और डी का देख मिलान कर लीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक तो है, सीक्वेंस में ही है। समकालीन कम्युनिकेशन इंटरनेट मैसेजिंग में है, और ईमेल असमकालीन कम्युनिकेशन। ये देखिए, ये दोनों वर्डिंग को याद रखिए, ईमेल और इंटरनेट मैसेज में ये दोनों तो बन जाते हैं, OCR वाला और OMR। और इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बनता ही है, कैसे भी पूछेगा, या तो वन वर्ड में पूछे या फिर पूछ में पूछे, लेकिन ये पूछता है क्वेश्चन ICT में। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे पर्यावरण पे आ गए अपन। कंप्यूटर में किसी को दिक्कत हुई? ठीक ही क्वेश्चन थे वैसे, एक आधी क्वेश्चन में थोड़ा फंसे अपन, बाकी तो सब ठीक ही थे।
अब बताइए यहाँ से कि ओजोन का क्षरण कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मिथाइल मीथेन? क्लोराइड। बी ऑप्शन। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो रही है। हेलो हेलो। आ रही है। स्वाति मैम कहाँ गई है? इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करती हूँ, बताइएगा आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का रूप नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। ज्वारीय नहीं होता। ज्वारीय, टाइडल पावर। कोयला होगा। कोयला और ऊर्जा का रूप नहीं है। सूर्य और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सौर, पवन, सागर, पन बिजली, बायोमास, भूतापीय संसाधनों और जैव ईंधन और हाइड्रोजन से लगातार अंतर्निहित प्राप्त होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्तरोत्तर बढ़ती है और उसमें अधिकाधिक लोग जान गंवाते हैं? भूकंप से, ज्वालामुखी विस्फोट से, महामारी से, तूफान से। ये महामारी से। हाँ, इसमें महामारी ही होना चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा महामारी कहलाएगी। हाँ। 39 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE निम्नलिखित में से किसका संक्षेपाक्षर है? फुल फॉर्म इसका बताइए। सस्टेनेबल हाइड्रोजन, नेशनल मिशन ऑन Sustainable. सस्टेनेबल हाइड्रोजन एनर्जी। आंसर देखूं? यहाँ पे हिंदी दे रखा है, ठीक है। पूरा नाम दे रखा है नेशनल मिशन ऑन सनसेटिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, ठीक है। आद्या 40 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणाकार पदार्थ, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा। कणाकार पदार्थ PM 2.5 प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम व निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से
किस राष्ट्रीय निकाय या संगठन को निर्देश दिया था? तो ऑप्शन है आपका यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी और एआईसीटीई। यूजीसी आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 यूजीसी। यूजीसी का पूरा नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम तैयार व निर्धारित करने के लिए यूजीसी को निर्देश दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 मैच द कॉलम है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। नैक नैक यहाँ बताना है किस शहर में स्थित है, कौन कौन से संस्थान। तो नैक स्थित कहाँ पर है, आप आंसर में भी देख सकते हैं डायरेक्ट। नैक आपका बेंगलुरु में है, बेंगलोर। NIEDA दिल्ली में, NDRI करनाल में और CDRI लखनऊ में है। जो नैक है हमारा बेंगलुरु में, NIEDA दिल्ली में, NDRI करनाल और CDRI है लखनऊ में। इसका फुल फॉर्म किसी को पता है तो जरा मेंशन कर दें। याद नहीं, ये लिखा हुआ रखा है, याद नहीं। चलिए नई शिक्षा नीति 2020 में NTF की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस निकाय के विहित प्रकार्य क्या हैं? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए निर्देश तैयार करना। ऑप्शन बी अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच मुहैया कराना। ऑप्शन सी सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता हेतु बहुभाषी विशेषज्ञों को शामिल करना। ऑप्शन डी स्वास्थ्य परिचर्या, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयास करना। लास्ट ऑप्शन ई शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। नेप 2020 में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था, इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर। डी को एलिमिनेट करेंगे इसमें तो। बी को निकाल देंगे। डी क्या है, स्वास्थ्य परिचर्या, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान का प्रयास। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करनी है हमें, ये निकालना है। देखते हैं नहीं राइट नहीं, आंसर क्या है। डी निकाल देंगे, बाकी का देखो उसके बाद में। डी देखो ऑप्शन सब बी, में कितने उसमें, हाँ ए बी ऑप्शन बी ई दिया हुआ। करेक्ट है। सी और डी को निकाल दिया गया है। सी जो है हमारा कि इंगेज मल्टीलिंगुअल एक्सपर्ट टू हेल्प प्रमोशन ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज, सभी भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता हेतु बहुभाषी विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया इस निकाय के तहत। और डी में है एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज यूजिंग ऑल इसको AI इंस्ट्रूमेंट, ये भी नहीं शामिल किया इसको गया है। हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, देखो चारों ऑप्शन में डी 3 में दिया हुआ, डी को हमने एलिमिनेट किया तो हमारा ऑप्शन बी पहले ही आ गया सामने से उसमें, क्योंकि डी हो ही नहीं सकता। आप पढ़ के देखिए, डी में वो सारी चीजें दी हुई है, तो 2020 उसमें नहीं रखा गया था ये प्रावधान। कृषि और जलवायु परिवर्तन में वैसी चुनौतियां, यहाँ पे जो भी प्रौद्योगिकी संपन्न में विचारों का आदान प्रदान, एक मंच मुहैया कराना बात की गई थी, और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात की गई थी, बहुभाषा की बात तो की गई थी उसमें, है ना। बौद्धिक प्रौद्योगिकी में जो शिक्षक संस्थान वगैरह क्षमता का निर्माण, उसकी बात की गई थी।
लेकिन ये वाला ऑप्शन जो कृषि और जलवायु परिवर्तन, तो ये इसमें नहीं है 21। ये वाला अपन डी को एलिमेंट जैसे ही करेंगे तो आपका ये वाला आंसर निकल के अपने आप आ जाएगा, बी वाला। ए बी तीनों ई। जगह में डी लिया। ए बी और ई आंसर राइट। पढ़ू मैं दीदी? आप कंटिन्यू रखिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बताना इसमें से कौन कौन सा है। पहला स्वयं, दूसरा परख, तीसरा स्वयं प्रभा, चौथा दीक्षा, पांचवा मुख। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वयं तो आएगा ही आएगा, दीक्षा भी आएगा, डी आएगा। तो डी के साथ में फिर सी क्या है, स्वयं प्रभा। तो स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन राइट। आंसर बताती हूँ। आंसर बी इज राइट। ए सी डी। ए इट मीन्स स्वयं, सी स्वयं प्रभा एंड डी दीक्षा। स्वयं, स्वयं प्रभा और मुख दीक्षा, ये अधिगम ठीक मंच है ना। है। हाँ, स्वयं, स्वयं प्रभा हाँ, और दीक्षा। परख और आपका जो है एक और क्या बचा इसमें? मुख। मुख। परख और मुख, ये ई अधिगम मंच नहीं है। अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का प्रत्यक्ष अर्थ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, जिसका मतलब ऐसी शिक्षा जो इंटरनेट से जुड़ी हुई डिजिटल संसाधनों के माध्यमों जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि से सिखाई जाती है, उससे संबंधित होती है। तो हमारा आंसर राइट हो गया स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गोल्स अडॉप्ट बाय द यूएन मेंबर स्टेट इन 2015 इज रिलेटेड टू एसडीजी 4? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 बताना है हमें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया? बताइए, चौथा कौन सा लक्ष्य है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शायद। हाँ, बी ऑप्शन। हाँ, गुणवत्तापरक शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि उसमें पहला ना सारी चीजें को, हाँ, अच्छी चीजों को लेने की बात की गई थी कि हम सबको लेके चले, सबका विकास हो, जैसे गुणवत्तापूर्ण में नहीं कि उसमें वो लक्ष्य में उस सारी चीजों को रखा गया था। फोर्थ और नंबर गरीबी उन्मूलन कौन सा एसडीजी गोल है? सेकंड। फर्स्ट होगा। सेकेंड। फर्स्ट सबसे भुखमरी पहले सेकंड था गरीबी क्या? मिटाएंगे, गरीबी है ना, पहला था, और भुखमरी दूसरा था। फिर भूख मिटाएंगे, ऐसा। तो ये पढ़ूं एक्सप्लेनेशन पूरा? हाँ, बस खत्म होते ही आ रहा है, 2 क्वेश्चन तो और रिफाइन कर देते हैं ना अपन। संयुक्त 2-3 राष्ट्र क्वेश्चन के और है। सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित गुणवत्तापरक शिक्षा लक्ष्य अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि सितंबर 2015 में महासभा ने सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। किसी को पीछे नहीं छोड़ने के सिद्धांत का निर्माण, नया एजेंडा सभी के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ती हूँ 46 वाला। सबको याद है ना 17 गोल्स ऑफ एसडीजीज? मैम रिपीट करवा दीजिए। किसी को याद 7। है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। आप ही बताइए। किसी को नहीं याद है? तो एसडीजी गोल याद करने का तरीका क्या था? मैंने तो बहुत तरीका अपनाया पर मुझे याद नहीं हुआ, तो मैंने सीधे से याद किया कि पहले हमें चाहिए, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा बेसिक नीड कंप्लीट हो जाता है
हमारे पास मैम पैसे आ फिर जाते से हैं तो हम बोलिए, सबसे वो पहले आवाज खाना कट खाते रही। हैं। हेलो। हाँ फिर से बोलिए, आवाज कट रही थी बीच में, समझ नहीं आया। आवाज कट रही है। सबसे पहले हमारा क्या है, एक एसडीजी गोल होता है, एक एमडीजी गोल होता है। ये कंफ्यूजन दूर करना है। एसडीजी गोल कितने होते हैं पहले ये बताइए। 17 होते हैं। एमडीजी कितने हैं? 8। हाँ, वेरी गुड, 8 होते हैं। तो एसडीजी गोल जो है हमारा, इसमें से एक बार, इस बार तो क्वेश्चन नहीं पूछा है जो अभी रिसेंटली हुआ एग्जाम। तो यहाँ पे एसडीजी गोल में बोला गया है कि विश्व भर में गरीबी को सभी रूपों से समाप्ति की जाए। नो पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन करना है, भूख की समाप्ति करनी है। दूसरा कि भाई गरीबी नहीं रखना है, जब गरीबी नहीं रहेगी तो फिर हम भूखे भी नहीं रहेंगे। बेसिक नीड हमारी 2 पूरी हो गई। थर्ड क्या है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जितने भी लोग हैं सभी आयु वर्ग के, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए शॉर्ट में। पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है भूख मिटाओ, तीसरा है, अब हम हेल्थ पे जाएंगे कि अच्छी हेल्थ बनाओ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी हो गया। तो चौथा क्या करेंगे भाई, क्वालिटी एजुकेशन, सबको एक रस न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा देनी है, सभी सीखें सभी आगे बढ़ें। ये 4 हो गया हमारा। अब क्वालिटी एजुकेशन के बाद भाई, क्वालिटी एजुकेशन हम किसको किसको देंगे, भेदभाव नहीं करनी है हमें। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की दोनों एक समान। तो लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ, हमने लैंगिक समानता प्राप्त की, उसके बाद हमें महिलाओं और लड़कियों को 5 5 उंगली पांचों बराबर, पांचवा जेंडर इक्वालिटी। छठवां क्या है भाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कि भाई सबको पानी मिल सके और वो स्वच्छ मिले, साफ मिले। तो हमारा ये छठा हो गया, क्लीन वाटर। 5 हाथ में उंगली तो याद कर लेंगे, जेंडर इक्वालिटी है 5। उसके बाद छठवें पे आएंगे भाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, कि हर किसी को एनर्जी, ऊर्जा सस्ती मिल सके, विश्वसनीय मिल सके। ये हमारी 7वीं है। अब ट्रिक लगा के याद कर लो कि 7वीं क्या है, तो भाई अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वीं क्या है, सभी के लिए निरंतर, कंटिन्यूअस, समावेशी, सतत आर्थिक विकास एवं पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। मतलब सबके लिए हमें रोजगार उत्पन्न करना है, बेरोजगारी मिटानी है, रोजगार बढ़ा करके देश का पूर्ण रूप से सतत आर्थिक विकास करना है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है। ये हमारा 8वां हुआ। अब ये होगा कैसे भाई, तो 9वां नंबर आंसर देता है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, सतत औद्योगिकरण करना है, लचीले बुनियादी ढांचे जो है हमारे उद्योगों के, उनकी शुरुआत करनी है। जिसके लिए मोदी जी ने क्या किया, स्टार्टअप तैयार कराया है, कौशल आधारित प्रशिक्षण चालू कराया है, कि लोग खुद सीखें, खुद को व्यवसाय दें, ताकि और लोगों को अपने साथ जोड़ के उन्हें भी जॉब दे सके, है ना। तो ये हमारा कौन सा था नंबर, औद्योगिकरण वाला, 9। 9वां। हाँ 9, जो कि सबसे बड़ा नंबर होता है। देखिए हर एक नंबर के साथ जो एसडीजी गोल जुड़ा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस नंबर के साथ कौन सा गोल क्यों जुड़ा है। 10वां नंबर क्या है, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, रिड्यूस इनक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज,
कि भाई ये देश ऊंचा है, अधिक गरीब है या अमीर है, चाहे विकसित और विकासशील देशों में जो भेदभाव होता है, चाहे गोरे काले जो लोग होते हैं, ऐसे देशों में जो भेदभाव होता है, वो भेदभाव को खत्म करना। 5वां नंबर भी देखिए, 5 उंगली हाथ की इक्वालिटी दर्शाई थी। क्या इक्वालिटी थी? जेंडर इक्वालिटी। वही इक्वालिटी 10वें नंबर में हो गई, 5 5 10। क्या इक्वालिटी आई? देशों के बीच, देशों के बीच जो भी असमानता है उसको कम करना। असमानता जब हम कम कर लेंगे तो हमारा फिर देश के अंदर क्या है? सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर, मानव बस्तियों का निर्माण करना, सस्टेनेबल हाउसेस बनाना। जो भी मोदी जी ने क्या किया ना कि इज्जत घर बनवाया, जगह जगह लोगों को मकान बंटवाया, इसके थ्रू तो हम कनेक्ट करते चलेंगे ना अपने देश में होने वाले विकास कार्यों को, तो हमें समझ में आते जाएगा कि ये गोल्स कैसे डेवलप कर रहे हैं और कब तक में इनका, जैसे 2030 क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इन्हें सारे गोल उन्हें प्राप्त कर लेने हैं, ये 17 लक्ष्यों को। उसके बाद हमारा 10 तो हमारा पढ़ लिए थे कि इक्वालिटी थी कंट्रियों के बीच में। उसके बाद 11वां हमने पढ़ा कि देश के अंदर सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना था। 12वां क्या है? 12 महीने, 12वां एसडीजी गोल, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो हमारी खपत है पूरे देश की अर्थव्यवस्था की, हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पॉपुलेशन हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, इस अर्थव्यवस्था को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। इसकी जो खपत है उसको सुधारना और उसके उत्पादन पैटर्न को, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ उत्पाद कर सकते हैं फिर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उसको ध्यान में रखते हुए औद्योगिकरण करना और उस उत्पादन पैटर्न को सुधारना, ये भी एक गोल है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम चाइना से मंगवा रहे हैं, अदर कंट्री से मंगा रहे हैं, हल्दी चाय जैसी चीज हम बाहर से मंगवा लेते हैं, जबकि हमारे देश में कितनी अच्छी इसकी उत्पादन होती है, पर लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये हमारा 12वां हुआ कि स्थायी खपत, जो हमारी 12 महीने की जो पूरी खपत है, 12वां एसडीजी गोल, उसकी पैटर्न को सुधारना, उसकी खपत को सुनिश्चित करना, उत्पादकता को बढ़ाना। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। क्लाइमेट एक्शन आप जानते ही हैं कि हमारे क्लाइमेट में कुछ चेंज आया है तो उसके लिए नोटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, अपनी अर्थव्यवस्था को उसी रूप में ढालना। ये हमारा 13वां है, जलवायु परिवर्तन और जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्य करना। हमारा 14वां है लाइफ बिलो वाटर, अर्थात लाइफ बिलो वाटर मीन्स जो हमारी महासागर हैं, सागर हैं, उनके जो नीचे का जो है, आप लोगों ने देखा होगा अभी वीडियो में कितनी हालत खराब है। हमारे जितने भी सागर के किनारे या सागर में रहने वाले जितने भी जलीय जीव जंतु हैं, सबकी हालत इतनी खराब है, इतना वाटर पोल्यूशन हो रहा है। उनके व्यवस्था को सही करना कि आप रिड्यूस प्लास्टिक जो जो यूज जो हम कर रहे हैं उसे कम करना, जो इतना कूड़ा कचरा डिस्पोजल गिर रहा है नदियों में, समुद्रों में, सागरों में, उसको कम करना। वो कैसे कम किया जाए, ये 14वां नंबर का गोल है, लाइफ बिलो वाटर। अब हम वाटर की, हमने पहले एक्शन की बात किया जलवायु परिवर्तन की 13वें नंबर में, अब हम वाटर पे आए 14वें नंबर पे कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो फिर जो धरती के नीचे जो जलीय जीव जंतु हैं, पानी में जो जीव जंतु हैं, उनकी भी लाइफ स्टाइल हम चेंज करें, वो भी हमारे एक अर्थव्यवस्था का, हमारे बायोमास का एक हिस्सा है। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, मतलब 15वां, ये बताता है कि हमारी जो जैव विविधता है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे आसपास के जो स्थलीय परिस्थिति में जो जीव जंतु हैं, जो जंगल हैं, जो भूमि क्षरण है, इनको बिना नुकसान पहुंचाए हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने डेवलपमेंट के चक्कर में
आज तक ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हम ये फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, पर क्या इस फर्नीचर के एवज में हमने क्या कोई पेड़ लगाया? क्या हम ये कॉपी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसके एवज में हमने कहीं कुआं, बावली या कहीं भी ऐसा फंड दिया है कि जिससे प्रकृति में सुधार हो सके, प्राकृतिक क्षमता बढ़ सके? नहीं, हमने हमेशा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, या अपने बच्चों के, परिवार के, समाज के, कभी प्रकृति के तरफ नहीं गए। तो ये जो 15वां नंबर है हमें क्या बताता है कि हमें अपने जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए, भूमि क्षरण को रोकने के लिए, स्थलीय जो पारिस्थितिकीय प्रणाली है, कहीं हमने वन ही हटा दिया पूरा, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी सब तो हट गए, वहां का इकोसिस्टम ही हम खत्म कर देते हैं। तो लाइफ ऑन लैंड जो 15 नंबर एसडीजी गोल है वो हमें बताता है कि हमें इन सब में सुधार करना चाहिए, और ये सिर्फ एक अकेले सरकार का काम नहीं है, हम सबको इसमें अपनी योगदान देनी चाहिए। तो 13 नंबर क्लाइमेट एक्शन, 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 क्या है? पीस एंड जस्टिस, मतलब सतत विकास के लिए शांति तो चाहिए भाई। शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर, आखिर इतने इतने समितियां बन जाती हैं, संगठन बन जाते, पर वो प्रभावी भी तो होना चाहिए, और उसको प्रभावी बनाने के लिए एक उत्तरदायी नेता होना चाहिए जो कि एक न्याय संगत बात कर सके, तार्किक ढंग से, शांतिपूर्ण। हमारे तो सबसे बड़े इसके उदाहरण मोदी जी हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से, समावेशी, हर तरीके से, हर क्षेत्र के, वर्ल्ड के हर क्षेत्र में जाके उन्होंने इतनी अच्छी अपनी पकड़ बनाई है कि हम उन्हें कह सकते हैं कि एक अच्छे नेता हैं, और वो पीस एंड जस्टिस के सबसे बड़े एक क्या कहते हैं, अ, मेरे मुंह में आ नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं। आप लोग बताइएगा कुछ इस बारे में, कि जिस तरह से मोदी जी ने सब ग्रुप में कार्य करते हुए पीस और जस्टिस बनाए रखा है, एक बैलेंस बनाया हुआ है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, अपने चरित्र के हिसाब से एक प्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। एंड द लास्ट, हेलो आप लोग हो? यस, हाँ हाँ सुन रहे हैं। तो ये पीस एंड जस्टिस है, मैं इसलिए थोड़ा कनेक्ट कर रही हूँ ना कि याद हो जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 16 नंबर पीस एंड जस्टिस है, एंड 17 है लास्ट, एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को शक्तिशाली बनाना। मतलब जो एसडीजी गोल है, वैश्विक भागीदारी, पूरे विश्व की भागीदारी के लिए। अब एक अगर मोदी जी को भी मान ले, मैं तो फैन हूं उनकी, तो उनका जो लाइफ है मैं देखती हूँ कि वो एक एक गोल के हिसाब से सारे कार्य करते हैं। कोई भी कार्य उनका पूरे देश को समर्पित, समाज को, विश्व को समर्पित होता है, वो सारे इसके थ्रू जितने भी उनके हैं। अभी तो देखिए आपके सामने 17 है, याद नहीं हो रहा, पर इस गोल के अंतर्गत कितने हजारों हजारों क्या कहते हैं, जो प्लान्स रहते हैं ना, वो प्लान्स उन्होंने बनाए हैं, एक एक चीज किया हुआ है उन्होंने। अब देखेंगे तो आपको ऐसे ये तो मामूली चीज लगेगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं उसके अंदर जाऊंगा, लैंगिक समानता के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने कितने कितने प्लान बनाए हैं। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो तीसरा नंबर है, उसके लिए उन्होंने कितना लड़कियों के लिए अलग शिक्षा बनाया, बाल वाटिका बनाई, जब आप पढ़ोगे हायर एजुकेशन, फ्री एजुकेशन किया, मिड डे मील योजना बनाई, प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ उन्होंने किया। मतलब काफी सारे उन्होंने किए हैं कार्य। तो एसडीजी के विकास के लिए उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, सभी, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट किया, हर चीज को एसडीजी गोल के अंदर रखा, जिसका मतलब है कि सबका साथ, सबका विकास। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि भाई विश्व में गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, तभी हमें समृद्धि मिल सकती है। और इसका सर्वाधिक उद्देश्य वातावरण से संबंधित है कि भाई हम अपने वातावरण को अच्छा रखें। राष्ट्रीय संकेतक ढांचा जो है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है, एनआईएफ,
उसमें राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रगति के बारे में परिणाम आधारित निगरानी और जानकारी देने में ये सहायता किया। ये हमें बताता है कि हमने कौन सा गोल कितना और कब तक प्राप्त किया है, और जो नहीं किया है गोल प्राप्त, वो कब तक हम कर लेंगे। तो आप चाहें तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितना कौन सा गोल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। और एक और है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI कि जो सचिव हैं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे जो भी उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, क्यों नहीं हुई है, तो वे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एसडीजी गोल कौन जिम्मेदार है? तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिम्मेदार होता है। अच्छा, एसडीजी गोल है कितने अभी जो आपने पढ़ा? 17। लक्ष्य कितने हैं? वो 17 है। उद्देश्य 17 उद्देश्य लक्ष्य कितने हैं? उद्देश्य कितने हैं? 8 लक्ष्य ही उद्देश्य है पूछता है वैसे मेरे ख्याल से। नहीं दी इसका एमडीजी और एमडीसी सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन यदि 17 लक्ष्य याद नहीं हो रहे हैं तो एमडीजी के 8 लक्ष्य याद कर लो, दोनों में अंतर कर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि वो नंबर वाइज पूछने लगा कि जैसे अभी क्वेश्चन अपन ने देखा, तो याद तो रहना चाहिए। याद रहना चाहिए। तो ये आपको दिख याद रहा रहना होगा चाहिए। कौन कौन सा है। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इन्फिनिटी साइन। क्लाइमेट एक्शन, ये देखिए नीचे का तो आसान है, 13, 14, 15, 16 क्लाइमेट एक्शन है। फिर लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड, फिर 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, वैश्विकरण देशों के साथ। ऐसे तैयार रखिए हाँ, क्योंकि मैं इस बार रिपीट नहीं पूछा तो हाँ मैं भी पूछ ले। रिपीट करूं मैं, ऋतु हाँ जी? आप रिपीट कीजिए। वन लाइन में मैं रिपीट करती हूँ। तो एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं, वो है, पहला तो शून्य गरीबी, सेकंड है शून्य भुखमरी, थर्ड है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, फोर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि फोर्थ नंबर पे क्या आया है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5 है लैंगिक समानता, 6 नंबर पे स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, 7वें नंबर पे 7 पे सस्ता और प्रदूषण मुक्त, मतलब प्रदूषण को पूरी तरह से मुक्त करना। 8 नंबर पे उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि करना। 9 नंबर पे उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। 10 नंबर पे असमानताओं में कमी। जैसा कि रितु जी ने बताया कि 5 नंबर पे हमने पढ़ा था लैंगिक समानता, और 10 नंबर पे जब हम जाएंगे वो असमानताओं में कमी लाने वाली बात है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस चीज को। 11वां नंबर पे संवहनी समुदाय और शहर को कैसे स्वच्छ बनाना, वो सारी चीजें 11 नंबर पॉइंट पे हैं। 12 नंबर पे संवहनी उपयोग और उत्पादन में जो वृद्धि की गई उसके बारे में बात की गई। 13 में जलवायु कार्यवाही की गई, और जलवायु कार्रवाई करने के बाद में 14 की बात करें तो जलीय जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। फिर आ जाता है कि हमने जलीय जीव का पहले किया तो थलीय जीवों की सुरक्षा की बात 15 में की गई।
और 60 नंबर पे कहा गया शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं बनाई जाए, और 70 जो था उसमें था कि लक्ष्य हेतु सभी को भागीदारी आपको देना है। इस तरह से ये 17 लक्ष्य हमने एस डीजी के देखे। एमडीजी के जो 8 लक्ष्य हैं वो वन लाइन पे आपको बताती हूँ कि अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, है ना। सबसे पहला पॉइंट है अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना। सेकंड पॉइंट पे आता है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। थर्ड नंबर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ये दोनों बात कॉमन है, लैंगिक समानता और एसडीजी में और एमडीजी में दोनों में ये वाली बात कॉमन है, लैंगिक समानता की। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, है ना। 5 नंबर पे आता है कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, क्योंकि बच्चे उस समय जब छोटे रहते तो बच्चों की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा हो रही थी, माता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनकी भी डेथ वगैरह हो जाती थी। उन सब चीजों पर भी इस पर कार्य करने की बात की गई। फिर 6 नंबर पे आता है HIV, एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से बचाव करने की बात की। 7 नंबर का जो था वो है सतत पर्यावरण सुधार, यानी जल एवं स्वच्छता आदि को कैसे हम लोग करेंगे। और 8 नंबर का जो गोल था वो विकल्प के लिए वैश्विक सहभागिता की बात की गई। इस तरह से ये दोनों जो एमडीजी और एसडीजी के जो लक्ष्य है, इस पे से क्वेश्चन एक बनता ही है। तो या तो दोनों में पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, या जैसा भी हमने क्रम पूछा वो क्रम भी पूछ सकता है। तो ये याद होना चाहिए इसका। आज अच्छा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से रितु जी ने भी बता दिया। तो मैं पूछना चाहूंगी कि एसडीजी गोल जो है उसमें से 5वें नंबर का गोल क्या है, बताइए जरा। लड़का लड़की जी क्या बोला आपने? बताइए आप भी। लड़का लड़की एक समान, जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता नहीं। हाँ जी। अब बताइए एमडीजी का 5वां गोल क्या है? एमडीजी मातृ स्वास्थ्य। मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना। हाँ। 5वां अच्छा। ना, मातृ मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। अभी जो 4th नंबर का क्वेश्चन आया था एसडीजी में, क्या था 4th नंबर का, भी पढ़े हम लोगों ने। शिक्षा, उच्च गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 10 नंबर का बताइए, क्योंकि मैंने अभी रिपीट किया, रितु जी ने रिपीट किया। 10 नंबर का क्या है एसडीजी? 3 नंबर का है 10 नंबर का एसडीजी देशों के बीच में असमानता, भेदभाव मिटाना, ऐसा बोलिए। जी हाँ, रिड्यूस इनक्वालिटी राइट। बिटवीन कंट्री। अच्छा, कब तक 17वां इस नंबर का लक्ष्य को बताइए। प्राप्त करने का है? हाँ, एक वो भी क्वेश्चन है। मैम इसमें ना दो हज़ार एसडीजी और एमडीजी में, जो एसडीजी ना 17 नंबर का हो, और एमडीजी में 8 नंबर का हो, सेम ही दोनों ही, वैश्विक भागीदारी, याद कर ली तो। जी हाँ, जी। विकल्प के लिए वैश्विक वैश्विक विकास। भागीदारी इसमें बात की गई है, और यहाँ लक्ष्य हेतु, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्य हेतु भागीदारी करना, उसमें पॉइंट है समथिंग सेम टू सेम है, पर वो लास्ट का तो नहीं पूछेगा। 6, 7, 5 बीच बीच के बहुत सारे है, जैसे वो पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, या शून्य परी वाला ऊपर के जो रहते हैं उससे भी थोड़ा सा होता है। और ये मलेरिया वाला पे क्वेश्चन बनता है कि दोनों में से किसमें बात की गई है, तो ये याद रखिएगा कि ये एमडीजी में बात की गई है। HIV, एड्स, मलेरिया वाली बात ये इस और मैम ये भी एसडीजी में नहीं है बात ना, की गई। एमडीजी का 3rd नंबर लिंग समानता, और जो एसडीजी का है कौन सा, हाँ 5 नंबर का, हाँ, एक वहाँ एमडीजी का 3rd वाला और एसडीजी का 5 नंबर, ये दोनों में सेम कॉमन बात है ना। और भुखमरी की बात दोनों में की गई है, निर्धनता की बात दोनों में की गई है। हाँ, दोनों ये दोनों भी। क्वेश्चन थे। प्राथमिक शिक्षा की बात भी दोनों में की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसमें बोला गया है, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। जी। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है।
इसमें से तो आता ही है 2030 तक ही ना। क्योटो में से भी आता है हाँ काफी ज्यादा। हाँ, 2030 तक इसको शायद मेरे ख्याल से कंप्लीट करना है। हाँ 2030 तक का इसका गोल है कंप्लीट करने का, कंप्लीट 169 करना। उद्देश्यों के साथ। हम्म। और कुल 193 देश। मेरे सामने जब ये आंसर आया ना, क्वेश्चन आया, तो हम कंफ्यूज हो गए कि आखिर लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है। फिर जब बुक में रीडिंग किए दीदी तो समझ में आया कि बिना बुक रीडिंग के काम नहीं चल सकता, क्योंकि एक एक लाइन समझ उठा सकते रहे हैं। हैं एक। हाँ, अपन पॉइंट टू पॉइंट उसको कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब हमको उसकी डिटेल किसी को समझाना है, किसी को बताना है, वो जब तक हम डिटेल पूरी पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो क्लियर होगा भी नहीं। समप्रभा के चैनल किस किस को याद हो गई है? मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि ये याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। किसी को याद है? 10 तक बताइए, जिसको भी याद है। आशा जी, उसपे से भी क्वेश्चन आता, 2 नंबर तो बनते ही बनता है इसपे से, समप्रभा के चैनलों के नाम। मैं रिपीट कर रही हूँ, यदि आप लोगों ने नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा। पहला वागीश, सेकंड संस्कृति, थर्ड प्रबोध, फोर्थ लिख रहे हैं, एक शाश्वत। मिनट मुझे मिला। पहला कौन सा बताया? वागीश, फर्स्ट नंबर वागीश, सेकंड संस्कृति, थर्ड प्रबोध, फोर्थ नंबर शाश्वत, 5 नंबर प्रबंधन, 6 नंबर विविध, 7 नंबर कौटिल्य, 8वां नंबर आर्यभट्ट, 9 नंबर सदन स्पंदन, और 10वां नंबर है दक्ष। और आर्यभट्ट पे ना 2025 में ही क्वेश्चन बना है मेरे ख्याल से। 8वां नंबर का कौन सा है? समप्रभा का चैनल, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया हुआ।